हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और अच्छी खबर के साथ। जीएनएम सेशन 2021-22 की जो एप्लीकेशन के आवेदन की प्रक्रिया है वो चालू होने वाली है। जी हाँ, राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले राजकीय और निजी जो जीएनएम स्कूल ऑफ नर्सिंग है उनमें सत्र 2021-22 की जो लंबित एडमिशन प्रक्रिया थी वो कल से प्रारंभ होने जा रही है। तो आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं कि जीएनएम सेशन 2021-22 के लिए आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू होने वाली है, संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, इसके लिए जो फीस आवेदन शुल्क वो क्या रहने वाला है, किस पोर्टल के माध्यम से हम आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या दस्तावेज हमें चाहिए होंगे और किस प्रकार हम क्या क्या चीज़ें हमें स्कैन करनी होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस सेशन 2021-22 की जो संपूर्ण ऐसे लेके जो जेड तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित होने वाले निजी व राजकीय जीएनएम प्रशिक्षण केंद्रों में सत्र 2021-22 की आवेदन की जो प्रक्रिया है उसकी सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जानकारी हम बात करते हैं आवेदन की दिनांक। आवेदन की प्रारंभ होने की जो तिथि वो 15 फरवरी 2022 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 2 मार्च 2022 तक रहेगी। तो 15 फरवरी से लेकर 2 मार्च के मध्य हम एप्लीकेशन भर सकते हैं। 2 मार्च को मध्य रात्रि तक ये आवेदन प्रक्रिया रहेगी, लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि आप अंतिम तिथि का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करें, आप समय से पूरा आवेदन पूरा कर ले। अब हम बात करते हैं कि कहाँ से आवेदन हमें करना है। तो जीएनएम सत्र 2021-22 के आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rajswasthya.nic.in, इस पर एडमिशन एप्लीकेशन का जो लिंक होगा उसके थ्रू आप ई-मित्र या सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आप भर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट राज्य स्वास्थ्य विभाग की जो है उसके माध्यम से हम आवेदन कर पाएंगे। नंबर 2 जानकारी है शैक्षणिक योग्यता। तो जीएनएम कोर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता है वो 10+2 रखी गई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। इस शैक्षणिक योग्यता में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आवेदन किसी भी वर्ग के विद्यार्थी भर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स के हो या जूलॉजी को, चाहे मैथ्स के हो। परंतु जब प्रवेश दिया जाता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जीव विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी होती है। अगर उनसे सीटें नहीं भरी जाती है तो उसके बाद अन्य वर्ग को एडमिट किया जाता है। इसके साथ साथ शैक्षणिक योग्यता में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है न्यूनतम अंकों वाली। तो जनरल, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा में न्यूनतम 40% अंकों से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जबकि एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 12वीं क्लास में 35% न्यूनतम अंक अनिवार्य किए गए हैं। अब हम बात करते हैं अगली और महत्वपूर्ण जानकारी है एज से रिलेटेड या न्यूनतम आयु सीमा। जीएनएम कोर्स के लिए न्यूनतम आयु सीमा है वह 17 वर्ष। चाहे किसी भी कैटेगरी का विद्यार्थी हो, कम से कम उसकी आयु सीमा 17 वर्ष, आयु जो एज है वो 17 वर्ष होनी ही चाहिए। अब ये सवाल आता है कि ये 17 वर्ष की गणना किस प्रकार की जाएगी। 31 दिसंबर 2021 को आवेदन करने वाले व्यक्ति को 17 वर्ष का हो जाना अनिवार्य रहेगा। मीन्स आपकी जो आयु की गणना की जो तिथि है न्यूनतम की वो 31 दिसंबर 2021 रहेगी। तो चाहे पुरुष हो चाहे महिला, सबके लिए न्यूनतम 17 वर्ष है, परंतु अधिकतम आयु सीमा में थोड़ा सा अंतर है। तो पुरुषों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष रखी गई है, जबकि महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 34 वर्ष रखी गई है। तो पुरुषों के लिए अधिकतम आयु सीमा हो गई 28 वर्ष और महिलाओं के लिए 34 वर्ष। अब आती है आयु सीमा में छूट। तो एससी, एसटी और ओबीसी के सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में जो छूट है वह 5 वर्ष रखी गई है। मीन्स अधिकतम आयु सीमा एसटी, एससी और ओबीसी के मेल के लिए 34 तो वैसे ही 28 तो वैसे ही थी और 5 और हो गई तो 33 ईयर्स तक ओबीसी, एसटी और एससी के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जबकि जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु सीमा पुरुषों की 28 रहेगी और महिलाओं की 34 वर्ष रहेगी। और एसटी, एससी, ओबीसी की जो महिला अभ्यर्थी है वो 39 ईयर्स तक आवेदन कर सकती है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत जो कर्मचारी स्थायी सेवा में है, चाहे एलडीसी हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे रेडियोग्राफर हो या पीओन हो, इन सभी के लिए जीएनएम कोर्स के लिए अधिकतम जो आयु सीमा है वो 35 वर्ष रखी गई। किसी भी कैटेगरी का हो 35 वर्ष अधिकतम रहेगी। जबकि जो एएनएम है, जो स्थायी एएनएम है, उनको आयु सीमा में अधिकतम जो छूट है वो
40 वर्ष की रहेगी। तो 40 वर्ष आयु सीमा तक एनम स्थायी सेवा में जो है वो आवेदन कर सकती है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जीएनएम कोर्स में आरक्षण के नियम संबंधी बात। राजस्थान सरकार के नियमानुसार जो आरक्षण वो देय होगा, एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 12%, ओबीसी के लिए 21%, एमबीसी के लिए 5% और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण नियमानुसार देय होगा। जबकि राजकीय जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र बांसवाड़ा की 100% सीटें टीएसपी कैटेगरी के द्वारा भरी जाएंगी। इसके अलावा जो विभाग के जो कर्मचारी है इन सर्विस जो जीएनएम करना चाहते हैं उनके लिए 10% सीटें रखी गई है तथा जो कुल सीटें होंगी उनका 80-20 में उस रेशियो में एडमिशन किए जाएंगे। 80% महिलाएं ली जाएंगी और 20% पुरुष अभ्यर्थियों के द्वारा एडमिशन लिए जाएंगे। इस प्रकार अभी जो कुल संख्या है सीटों की उसका विवरण उपलब्ध नहीं है। यथा समय विभागीय वेबसाइट पर इसका कुल सीटों की संख्या का आवेदन बता दिया जाएगा, परंतु 80-20 के रेशियो में ये एडमिशन या प्रवेश लिए जाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी कैटेगरी में महिला उपलब्ध नहीं है तो उसी कैटेगरी के पुरुष के द्वारा वो सीट भर ली जाएगी। मान लीजिए एससी में कोई महिला नहीं है, सीटें खाली नहीं रहेंगी, एससी के पुरुषों के द्वारा वो सीटें भर ली जाएगी, परंतु नियम है 80-20 का। 80% महिलाएं हैं, 20% पुरुष। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है आवेदन प्रक्रिया के संदर्भ में। आवेदन प्रक्रिया संपूर्ण ऑनलाइन रहेगी। आपको कोई ऑफलाइन कागज कुछ नहीं भेजना है। आपको राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in पर ई मित्र के थ्रू या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर पाएंगे। अब आता है चयन प्रक्रिया। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया जब बंद हो जाएगी 2 मार्च को, तो उसके बाद राज्य स्तरीय मेरिट तैयार की जाएगी ऑनलाइन माध्यम के थ्रू, और उस 12वीं के जो मेरिट होगी उनके 12वीं के जो प्रतिशत होंगे, अंक होंगे, उनके आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। अब अगली जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी, इस बार आप ध्यान से सुने। यह है काउंसलिंग के संबंधित। जब आपने एप्लीकेशन आवेदन पूरे कर दिए, राजस्थान सरकार के द्वारा कट ऑफ जारी हो जाएगी, उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। जिन लोगों ने आवेदन किया जरूरी नहीं कि वो काउंसलिंग में शामिल होंगे। उसके लिए अनिवार्य चीज़ ये है कि आपको काउंसलिंग के लिए खुद को ऑप्शन फॉर्म भरना पड़ेगा और काउंसलिंग में शामिल होने के लिए फ़ीस भरनी पड़ेगी। अब ये काउंसलिंग 2 प्रकार से होती है। पहले राजकीय जो गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर है उनके लिए सीटें आवंटित होंगी, उसके बाद अगली काउंसलिंग शुरू होगी प्राइवेट के लिए। तो राजकीय और निजी की अलग काउंसलिंग होगी, लेकिन आपको एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, उसी के आधार पर दोनों में आप काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। तो काउंसलिंग में कैसे शामिल होना? काउंसलिंग में शामिल होने के लिए आपको काउंसलिंग से पूर्व आपको कुछ राशि काउंसलिंग फ़ीस के लिए देनी पड़ेगी। राजकीय काउंसलिंग के लिए 180 रुपये फ़ीस फिक्स करके है, जबकि प्राइवेट के लिए 10,000 रुपये की राशि फिक्स करके। अब राशि कहाँ देनी है, कैसे देनी है? तो काउंसलिंग से पूर्व आपको ये राशि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा उद्योग भवन जयपुर के खाता संख्या 14630000006718 में पदेन अध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग काउंसिल एवं निदेशक जन स्वास्थ्य के नाम जमा करवानी है, और इसकी जो रसीद है जमा करवाने की वो आपको स्कैन करनी है फॉर्म भरते समय। तो इस प्रकार काउंसलिंग में शामिल होने के लिए मात्र आवेदन करने वाले अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होंगे। आपको काउंसलिंग में शामिल होने के लिए राजकीय के लिए 180 रुपये और 10,000 रुपये की जो राशि वो प्राइवेट के लिए काउंसलिंग में देनी पड़ेगी। यदि आपका चयन हो जाता है तो ये राशि आपकी फ़ीस में इंक्लूड कर ली जाएगी, और यदि आपका चयन नहीं होता, आपने जो ऑप्शन भरा उसमें से, तो आपको संपूर्ण राशि आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई सीट आवंटन हो गया और आपने वहाँ ज्वाइन नहीं किया, वहाँ पर छोड़ दिया, तो आपको ये पैसे वापस दे नहीं होंगे। तो ध्यान से सुने कि काउंसलिंग में शामिल होने के लिए आपको राशि के द्वारा पेमेंट करके ही आप काउंसलिंग का ऑप्शन भर पाएंगे। अगर आपने काउंसलिंग में ऑप्शन फॉर्म नहीं भरा है तो आवेदन करने के बावजूद भी आपको सीट आवंटन नहीं होगा। अब ये काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, तारीख क्या रहेगी, इसकी जो अपडेट है समय समय पर राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की जो वेबसाइट है www.rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध होती रहेगी। तो हम वहाँ पे विजिट करके समय पर अपडेट ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को पूछ सकते हैं, यथा समय मैं आपको आंसर देने का प्रयास करूँगा। अब आता है एप्लीकेशन भरते समय आवश्यक दस्तावेज हमें क्या क्या रखने हैं हमारे पास। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रखनी वो है 10वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास या बोनाफाइड सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि ओबीसी नॉन क्रिमिनल अभ्यर्थी जो हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वह कास्ट सर्टिफिकेट पिता के नाम से होना चाहिए जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी हो। जो अन्य राज्य की जो महिलाएं जो विवाह करके राजस्थान में आती है, उनका पिता के नाम का अगर
कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है पति का नाम का तो वो मान्य नहीं होगा। तो पिता के नाम का 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना ओबीसी नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी है उनका भी जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो पिता के नाम का होना चाहिए और 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो 10वीं 12वीं की अंक तालिका, कास्ट सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके साथ जो विशेष योग्यजन जो है उनका भी फिजिकल हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, और वह 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है कि जन आधार नंबर जरूरी। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जन आधार नंबर जरूरी होंगे। जिन लोगों के जन आधार कार्ड नहीं बना हुआ वो अभी ऑनलाइन अप्लाई कर दे, आपके रसीद के आधार पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जन आधार आईडी जिनके पास नहीं है वो रसीद के द्वारा फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ जो महत्वपूर्ण दस्तावेज अन्य चाहिए वो होगा फोटो स्कैन आपको अपलोड करनी है, आपके हस्ताक्षर आपको स्कैन करने होंगे। इसके अलावा आपकी 10वीं की अंक तालिका, 12वीं अंक तालिका, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, अन्य जो दिव्यांग संबंधी जो प्रमाण पत्र है वो आपका स्कैन किया जाएगा। इस प्रकार ये सभी जो शैक्षणिक दस्तावेज आपको स्कैन करने के साथ अपलोड करने होंगे तो आपको ये रखना जरूरी। इसके अलावा जो राजकीय जो कर्मचारी है उनको 5 वर्ष सेवा अनुभव का जो स्थायी सेवा का जो प्रमाण पत्र वो स्कैन अपलोड करना होगा। अब बात करते हैं अपन स्टाइफंड की। राजकीय स्कूल ऑफ नर्सिंग में जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको स्टाइफंड नियमानुसार दे होगा, जबकि निजी जो संस्थान उनमें स्टाइफंड दे नहीं होता है। अगली और महत्वपूर्ण जानकारी है एप्लीकेशन फीस या आवेदन शुल्क के बारे में। एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 110 रुपये निर्धारित रखा गया, जबकि जनरल, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 220 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। नेक्स्ट है ट्यूशन फीस। अगर आपका चयन राजकीय नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में होता है तो आपको 180 रुपये वार्षिक ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी, जबकि निजी प्रशिक्षण केंद्र में प्रतिवर्ष जो फीस है वो 50,000 रुपये निर्धारित की गई है। अगली और महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी जो आपको ध्यान से सुननी है, समझनी है, वह है आवेदन संबंधी सावधानियाँ। हम आवेदन पोर्टल पे जाते हैं, आवेदन भरते हैं, सारी चीज़ें हम अपनी अपलोड कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। लास्ट में एक ऑप्शन आता है कि अब आप इसको चेक कर लें, इसको पढ़ लें और इसको सबमिट कर दें। तो सबमिट करने से पहले ध्यानपूर्वक 2 बार कम से कम आपके द्वारा भरी गई प्रविष्टियाँ चेक लें, अपनी कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, परसेंटेज वगैरह सब सही हो, क्योंकि एक बार जब सबमिट कर दिया तो पोर्टल पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको उसमें एडिटिंग की परमिशन नहीं होगी। अगर आपकी कैटेगरी जो आपने गलत भर दिया, आप भले एससी एसटी के हैं या किसी भी कैटेगरी के, आप दूसरी कैटेगरी में भर दिया तो आपकी गलती के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तो इसलिए ई मित्र वाले भैया के भरोसे नहीं रहे, आपको अपनी जानकारियाँ खुद चेक कर लें, उसके बाद ही सबमिट करना है। और अंत में आपको प्रिंट जरूर निकालना है, और प्रिंट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि उसमें एप्लीकेशन आईडी नंबर होनी चाहिए। वो एप्लीकेशन आईडी नंबर आपको आगे काउंसलिंग के समय, प्रवेश के समय हर बार ज़रूरी होंगे। इसलिए अगर प्रिंट आउट में एप्लीकेशन आईडी नंबर नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा गया है। इसलिए प्रिंट पे एप्लीकेशन आईडी नंबर होना ज़रूरी है, आप ये ध्यान रखें। नेक्स्ट जानकारी के बारे में बात करते हैं, विस्तृत विज्ञप्ति कहाँ से मिलेगी। और हम अगर जानना चाहते हैं तो आप www.rajswasthya.nic.in वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग की, उससे आप ये विस्तृत विज्ञप्ति की जानकारी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसमें जाकर भी आप डिस्क्रिप्शन से भी विस्तृत विज्ञप्ति की जो जानकारी है वो PDF फॉर्मेट आपके लिए उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड करके जानकारी और अधिक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई डाउट हो, फॉर्म भरते समय कोई जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। लास्ट और महत्वपूर्ण जानकारी है विभागीय कर्मचारियों के लिए। विभागीय कर्मचारी 2 प्रकार के हैं। एक वे हैं जो राजस्थान सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत, जैसे कि लैब टेक्नीशियन हुए, रेडियोग्राफर हुए, LDC या पियोन है, वो अगर जीएनएम करना चाहते हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की जाए किसी भी कैटेगरी को। और जो एनम्स है उनके लिए 40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा निर्धारित है। अब इन दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए सेवा काल, स्थायी सेवा अनुभव 5 वर्ष का जरूरी है। यूटीबी संविदा कर्मचारी का जो अनुभव है वो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। आपको स्थायी सेवा के 5 वर्ष अनुभव होने के बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो संविदा वाले कर्मचारियों को अनुभव लाभ इसमें देने ना, उनको किसी प्रकार का आरक्षण इसमें दे होगा। यदि आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो का लिंक अन्य लोगों तक भी शेयर करें जिससे कि उनको भी इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।